जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र आई दृष्टि के अंतर्गत दिए गए बिहार परिदृश्य वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस मैगजीन का पेज नंबर 161 से 166, पेज नंबर 161 से लेकर 166 तक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये रहा मैगजीन का बिहार परिदृश्य वाला सेक्शन। तो इसमें क्या-क्या है? इसमें एक तो बिहार मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। बिहार से रिलेटेड कुछ अन्य जो करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं। इसके अलावा बिहार बजट है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है और एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है जिससे कि इस एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो है बिहार जातिगत आधारित जनगणना। ठीक है, तो हम जो वीडियो शुरू करेंगे वो उल्टा शुरू करेंगे। पेज नंबर 161 पहले पढ़ेंगे बिहार जाति आधारित जनगणना, उसके बाद फिर हम जो करंट के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बजट और आर्थिक समीक्षा को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको कवर करते हैं। तो ये पेज नंबर 61 में से भी दो आप कॉलम देख रहे होंगे, एक तो ये राइट वाला लेफ्ट वाला कॉलम है और एक राइट वाला। तो पहले लेफ्ट वाला पढ़िए, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले में पहले की समरी है और फिर जो राइट मतलब मेरे साइड से लेफ्ट अलग है, आपके साइड से अलग है, तो मैं इधर मार्क करके बताती हूँ कि पहले हम ये वाला पहले नंबर पे जहाँ पर 1 लिखा है पहले पढ़ेंगे और इधर वाला जहाँ पर 2 लिखा है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो शुरू करते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022। तो बिहार सरकार ने क्या किया कि गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा बिहार में जातिगत जनगणना के जाति आधारित जनगणना के आंकड़े पेश किए गए। ठीक है, और कौन सी जाति आधारित जनगणना है? ये 2022 है, ये याद रखिएगा। 2022 की जनगणना है और 2023 2 अक्टूबर को इस जनगणना के डाटा प्रस्तुत किए गए सभी के समक्ष। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया है? इस जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की कुल जनसंख्या, ये आप याद रखिएगा कि 13 करोड़ बिहार की जो जनसंख्या है वो 13.07 करोड़। ठीक है, 13 करोड़ 7 करोड़ 772 लाख 13 करोड़ 13,07,25,310 आकलन किया गया है। ठीक है, अब ये जो टोटल जनगणना है इसमें से भी हिंदुओं की आबादी जो है, हिंदू की आबादी है 82%। ठीक है, हिंदुओं की 82%, मुस्लिम की आबादी 17.7% और बाकी 1% से भी कम जो आबादी है वो अन्य धर्मों की आबादी है। कितनी है? 0.3%। ठीक है, तो 82% हिंदू हो गए, 17.7% मुस्लिम हो गए और बाकी के कितने बचे? 0.3% वो अन्य धर्म के लोग हैं। ठीक है, तो 1% से भी जो कम है वो अन्य धर्मों के लोग हैं बिहार में। कब? 2022 की जाति आधारित जनगणना में। ठीक है, ये टेबल के माध्यम से इसी को दर्शाया गया है। तो आप एक बार टेबल भी देख लें कि जो पिछड़ा वर्ग है वो कुल राज्य की जनसंख्या का 27% है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति मतलब कि जो एससी पॉपुलेशन है वो 19.65% और एसटी जो पॉपुलेशन है वो 1.68%। उसके बाद अनारक्षित यानी जनरल जो है वो 15.52%। उसके बाद कुल जितना भी ऐड कर लेंगे आप इन सबको तो ये 13 करोड़ निकल कर आएगी। ठीक है, तो इतने का जो कुल का बाइफर्केशन किया गया है इन प्रतिशत में। अब जो कुल जनसंख्या है उसमें हिंदू 82% है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, और मुस्लिम 17.7% है। ठीक है, तो ये टेबल भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर इस वाले पार्ट की तरफ आते हैं दूसरी साइड में। ठीक है, इधर क्या दे रखा है कि ये जो 2 अक्टूबर को तो अनाउंस कर दी थी गवर्नमेंट ने
आंकड़े अनाउंस कर दिए थे, ठीक है, पब्लिश कर दिए थे। फिर उसके बाद जब शीतकालीन सत्र चला बिहार का, तो 7 नवंबर 2023 को फिर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए, ठीक है। तो फिर से 7 नवंबर को ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए और उसमें स्पेसिफिकली किसके, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और एजुकेशनल आंकड़े, मतलब जाति के हिसाब से जाति के हिसाब से लोगों का सोशली क्या स्तर है, इकोनॉमिक स्तर क्या है और शैक्षणिक स्तर क्या है, ठीक है। ये वाले आंकड़े 7 नवंबर को प्रस्तुत किए गए। अब ये वाला तो हम कवर कर चुके हैं। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा क्लास बेड आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, ये हमने इधर वाले में देख लिया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, ठीक है। तो 13 करोड़ 7 लाख कुछ जनसंख्या है। इसमें 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो ये हमने टेबल से कवर कर लिया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये टेबल में कवर कर लिया है। तथा 15.52% सामान्य वर्ग शामिल है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि जारी आंकड़ों के अनुसार ओबीसी में, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी में 33.16% तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% गरीब परिवार हैं, ठीक है। मतलब कि जितना टोटल वर्ग की पॉपुलेशन आई है उसमें से मतलब जितनी ओबीसी पॉपुलेशन आई है उसमें से ओबीसी में से क्या है कि 33% ओबीसी जो हैं वो गरीब हैं, ठीक है। और ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी है उसमें से 33.58% जो हैं वो गरीब हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य वर्ग की तरफ आ जाते हैं। सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में क्रमशः 42.93% तथा 42.7% गरीब परिवार है। इसका मतलब है कि जितनी भी टोटल सामान्य वर्ग की पॉपुलेशन है उसमें से 25% गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है। जितनी भी टोटल एससी की पॉपुलेशन है उसमें से 42.93% एससी गरीब है और जितनी एसटी की पॉपुलेशन है उसमें से 42.7% एसटी जो है वो गरीब है, ठीक है। उसके बाद आती है कि सामान्य श्रेणी में अगर देखें, मतलब हिंदू में देखें, तो बिहार में भूमिहारों की जो गरीबी है वो सबसे अधिक है। अब जनरल को भी कैटेगराइज कर लिया अलग अलग श्रेणियों में, ठीक है। तो हिंदू में जो भूमिहार आते हैं हिंदुओं के अंतर्गत, उनका जो क्या बोलते हैं गरीबी का पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा पाई गई है, ठीक है। परसेंटेज जो है, पॉपुलेशन नहीं, भूमिहारों में परसेंटेज जो है गरीबी का वो सबसे ज्यादा पाया गया है, ठीक है। उसके बाद भूमिहारों में तो सबसे कम प्रतिशत पाया गया और सबसे ज्यादा प्रतिशत किस में पाया गया हिंदू में, ये पाया गया कायस्थ समाज में, ठीक है। तो सबसे समृद्ध जो हो गया वो क्या हो गया, वो कायस्थ समाज हो गया, ठीक है। तो भूमिहारों में सबसे कम और कायस्थों में सबसे ज्यादा, ठीक है, समृद्ध। तो कायस्थों में कितने गरीब हैं, 13.38% गरीब हैं, जबकि भूमिहारों में 27.58% गरीब जनसंख्या पाई गई, ठीक है। तो ये हमने 166 पेज नंबर में जो जाति और जाति आधारित गणना के आंकड़े थे वो हमने अब कवर कर लिए। अब हम ऊपर की साइड आते हैं 161 पेज नंबर में, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें है, पहला टॉपिक जो दे रखा है, बिहार मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय। तो 10 सितंबर 2024 को बिहार मंत्री परिषद द्वारा निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई, ठीक है। तो 10 सितंबर 2024 ये डेट याद रखनी है
और किसकी मंजूरी दी गई? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। और क्यों दी गई? देखिए, ग्रामीण है और सेतु है, मतलब गांव में ब्रिज बनाया जाएगा। तो क्यों बनाया जाएगा गांव में ब्रिज? जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़े गांवों में, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता हेतु बनाया जाएगा, मतलब ये योजना प्रस्तुत की गई है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई मंत्रिपरिषद की। अब दूसरा जो पहला निर्णय है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट निर्णय है, वो ये है कि जो पर्यटन विभाग है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा? पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पटना में 3 5 स्टार होटल बनाएगा, ठीक है। बनाएगा और उसका संचालन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग भी करेगा, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद एक और पर्यटन विभाग से ही रिलेटेड जो न्यूज़ है वो है कि पर्यटन विभाग के तहत बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन को भी स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो दो चीज हो गई पर्यटन से रिलेटेड। एक तो पीपीपी मॉडल पर पटना में 3 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे और उनका जो कंस्ट्रक्शन है और फंक्शनिंग है वो दोनों ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है पर्यटन विभाग की, वो क्या है कि पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो इस नीति में क्या होगा कि बिहार में जो है टूरिज्म का विकास किया जाएगा, और जैसे टूरिज्म का विकास होता है जैसे किसी राज्य में, तो पैरेलली इकोनॉमी भी ग्रो होती है, ठीक है। तो आप जो देखते होंगे कि नई मंदिरों का निर्माण हो रहा है या किसी और चीज़ का, कि जैसे बौद्ध स्थलों का जो प्रमोट किया जाता है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट करना, क्योंकि पर्यटन का विकास होता है तो क्या होता है? टूरिस्ट आएंगे तो राज्य में खर्चा करेंगे, फिर जो लोकल समूह के लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि उनसे सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब होटल खुलेंगे, फलों की दुकानें खुलेंगी, कपड़ों की दुकानें खुलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इकोनॉमी को गति मिलती है पर्यटन से, इसलिए पर्यटन पर सरकार नई नई नीतियां लेकर आती है, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो। नेक्स्ट जो तीसरी चीज है वो है 21 अगस्त 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के तहत पटना को विभाजित कर 4 अंचलों में, देखिए अभी तक क्या है, अभी तक पटना एक जिला है, अब इसे 4 अंचलों में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से 4 अंचल है? पहला तो है पटना सदर अंचल, दूसरा है पाटलिपुत्र अंचल, तीसरा है पटना सिटी अंचल और चौथा है दीदारगंज अंचल, ठीक है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। पटना को 4 अंचल में डिवाइड, पटना सदर, पाटलिपुत्र, पटना सिटी, ठीक है। तो पटना सदर पटना सिटी हो गया, फिर पाटलिपुत्र हो गया और दीदारगंज हो गया। तो इसके सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है बिहार मंत्रिपरिषद के द्वारा। फिर चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली क्या हो गई? पहली हो गई ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, ठीक है। दूसरी हो गई पीपीपी मॉडल पर पटना में 3 5 सितारा होटलों का निर्माण, और उसके बाद पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन को स्वीकृति, ठीक। तीसरी क्या हो गई कि पटना को 4 अंचलों में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन से 4 अंचल? पटना सदर, पटना सिटी, पाटलिपुत्र और दीदारगंज अंचल। और चौथा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। क्या है ये? कि बिहार की महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उससे निपटने के लिए क्या किया जाएगा बिहार सरकार द्वारा कि 9 से 14 वर्ष की आयु की जो बालिकाएं हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जो टीकाकरण किया जाएगा उस टीका का नाम क्या है? उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण। तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये रीजन होता है सर्वाइकल कैंसर का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण कौन सा वायरस होता है,
तो ह्यूमन पैपिलोमा, ठीक है, इस तरह से नाम याद रख लीजिएगा। फिर है मुख्य अच्छा, ये तो टीकाकरण किया जाएगा वायरस के प्रति। अब योजना का जो नाम है वो क्या है? वो नाम है इस योजना का मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, ठीक है। किससे निपटने के लिए? सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को, इसको भी मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हो गई, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो है पटवा टोली। पटवा टोली क्या है? बिहार में आईआईटियंस का गांव है। बिहार का एक ऐसा गांव है जहां से हर साल दर्जन से अधिक बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है कि इसका इसका उल्लेख आया है। और ये जो गांव है पटवा टोली, ये बिहार के गया जिले में स्थित है, ठीक है, गया। तो आईआईटी गया, और कौन गया आईआईटी? टोली गई आईआईटी, ठीक है। तो आईआईटी से रिलेटेड गया जिले में, और कौन सा गांव? पटवा टोली, ठीक है। तो आईआईटी गया, टोली, टोली आईआईटी गई, इस तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का निधन। नेक्स्ट न्यूज है, ये है कि मई 2024 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का 72 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि वे कैंसर से पीड़ित थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज जो है, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। इसका मतलब है कि जैसे जो धांधली होती है, तो हिंदी में बोले तो जो लोक परीक्षाओं में हो जाती कि पेपर लीक हो गया, या और भी मतलब बैकडोर एंट्रीज जो हो जाती हैं रिश्वत लेकर, उनसे निपटने के लिए सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि इस विधेयक में कदाचार में शामिल लोगों के लिए 3 से 5 वर्ष की कैद, और प्लस है ये, ठीक है, एक तो 3 से 5 वर्ष की सजा मिलेगी उनको, और 10 साल तक और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो कोई भी रैंडम अगर पर्सन पेपर लीक करता हुआ या किसी और अन्य कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अगर नॉर्मल लोगों, अगर किसी पर्टिकुलर संस्था से रिलेटेड कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए प्रावधान अलग है, ठीक है। ये तो नॉर्मल के लिए हो गया पहला वाला। और दूसरा जो है कि यदि कोई सेवा प्रदाता, चाहे सरकारी संस्था हो या कोई निजी एजेंसी हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंटल एजेंसी हो चाहे प्राइवेट हो, उसे क्या होगा कि अगर वो कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 4 वर्ष तक उसकी सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 वर्ष तक सेवा समाप्त, ठीक है, उसकी सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। और नॉर्मल के लिए क्या किया गया है? 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है, ये किया गया है, ठीक। तो दोनों को आप याद रखिएगा कि निजी एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी के लिए क्या प्रावधान है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए क्या प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है आरक्षण सीमा को बढ़ाने के संबंध में बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक। तो बिहार सरकार ने क्या किया था कि अनुसूचित पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार में सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए एससी, एसटीज, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सीमा को 50% से 65% करने के बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। तो बिहार सरकार कितनी आरक्षण सीमा करने जा रही थी? 65% करने जा रही थी। तो इस पर क्या किया है? हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक। अच्छा, अब 2 टॉपिक बचे, ये हमने कवर कर लिए, जाति आधारित जनगणना कवर कर ली, और बाकी के ये जो
और संक्षिप्तियाँ दी गई थी, छोटे-छोटे से टॉपिक थे, ये सब कवर कर लिए। अब क्या बच रहा है हमारा इसमें? बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बचता है, ठीक है? तो अब हम बिहार बजट को कवर करेंगे। तो बिहार बजट 2024-25। तो 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री वित्त बिहार सरकार द्वारा कुल 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ये जो आंकड़ा है कि कितने का बजट प्रस्तुत किया गया, ये आंकड़ा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद करना पड़ेगा। लेकिन भाई कितना डाटा याद करेंगे? आपको इसमें से ना सिर्फ क्या याद करना है? 72 याद करना है। ठीक है, 72 याद करना है। अब जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आप 72 याद है कि 72 से बिहार का बजट था। 72 से कैसे याद बजट है? तो देखिए यहाँ पर ये 72 आया, यहाँ पर ये 72 आया। एक मिनट हाईलाइट कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये यहाँ पे 72 आ रहा है, यहाँ पे ये 72 आ रहा है, और 72 का उल्टा क्या हो गया? 27। तो 27 आगे आ गया। तो 277272 इतने अगर आपको डिजिट दिख जाए ऑप्शन में तो मतलब बिहार का बजट हो गया। या याद कर सकते हैं तो याद भी कर लीजिए, नहीं तो 72 याद करके भी आप सही आंसर पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2,78,725.72 करोड़ रुपए, ये नंबर्स आप याद रखिएगा। और कब पेश हुआ है ये 13 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को। और किसने प्रस्तुत किया? तो उप मुख्यमंत्री वित्त ने। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है? प्रस्तुत बजट के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर में बिहार जो है वो वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे देश में अग्रणी रहा। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है उसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी राज्य में दर्ज की गई तो वो बिहार राज्य में दर्ज की गई। और कितनी दर्ज की गई? ये दर्ज की गई 10.64% की। ठीक है, 10.64% की इकोनॉमिक ग्रोथ 2022-23 में बिहार में दर्ज की गई। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? वो 7.24% रही है। ठीक है, उसके बाद इसी अवधि में मतलब कि अगर 2022 से 23 की अवधि में देखें तो असम में 10.2%, दूसरे नंबर पे असम रहा है ग्रोथ रेट में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में। और नई दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा है, इसने 9.2% की ग्रोथ रेट दर्ज की है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, फिर आता है राज्य का आर्थिक वृद्धि दर। राष्ट्रीय औसत की आर्थिक वृद्धि दर से 3.4% अंक अधिक है। तो यही है कि 3 कैसे आया? 10.64 में से अगर आपने 7.24 को माइनस कर दिया तो इतना भी आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हाईलाइट किया है या जो अंडरलाइन किया है उतना ही आंकड़ा आप याद रखिए। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है, फिर आता है कि स्थिर मूल्य आधार वर्ष 2011-12 पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012-13 के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से 1.79 गुना बढ़कर 2022-23 में लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो स्थिर मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? ये 2012-13 में कितना था? 2.57 लाख करोड़ था। और अब 2012-13 से 2022-23 में देख रहे हैं, मतलब 10 वर्षों के बाद अगर इसको देख रहे हैं तो ये 4.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है 10 वर्षों में। और कितना गुना बढ़ गया है? ये 1.7 गुना बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? ये स्थिर मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार, सॉरी। ठीक है, तो बिहार की इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी का साइज जो है वो 1.7 गुना बढ़ गया है 2012-13 से लेके 2022-23 तक। फिर है वर्तमान मूल्य पर, वो तो स्थिर मूल्य पे बोल रहा था। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, SGDP
के आकार में 2.7 गुनी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2012-13 के 2.8 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर कितना हो गया था? 1.7 गुना हो गया था। और जो क्या बोलते हैं वर्तमान मूल्य पर 2.7 गुना हो गया है। ठीक है, ये 2.7 गुना हो गया है। ये यहाँ पे एसडी लिखा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद SGDP, ठीक है, 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो 7.5196 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 में 8,58,928 करोड़ रुपए तथा 2024-25 में 9,76,514 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो इतना डेटा आप मतलब याद तो नहीं रख सकते, अगर शॉर्ट में करके आप याद रखना चाहें तो इसे याद कर सकते हैं कि 2024-25 में कितना अनुमानित है। ये अनुमानित है 9,76,514 करोड़ रुपए। क्या है ये? वर्तमान मूल्य पर SGDP। ठीक है, फिर है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान, जो कि 2,78,725.72 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, तो जो पिछला वर्ष था उससे ये कितना अधिक है? 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर है वित्तीय वर्ष 2025-24-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 16,850.42 करोड़ रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि कितना ज्यादा है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 16,850.42 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, अधिक याद रख दीजिए। फिर है वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमानता 1 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो जो स्कीम रहेंगी वार्षिक स्कीम, उनका बजट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए डिसाइड किया गया है। चलिए, 161 पेज नंबर खत्म हो गया, 162 पे चलते हैं। इसमें है, अब ये देखिए जो पहले का ये इतना पूरा दे रखा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, इसको इस टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो बेटर है कि आप इस टेबल से के माध्यम से इसको समझ लें पहले पैराग्राफ को। तो इसमें क्या है, जैसे आप पहला वाला पॉइंट देखें कि बजट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का आकार 2012-13 के 9,714 करोड़ रुपए से लगभग 4 गुना बढ़कर 2022-23 में 37,743 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो औद्योगिक क्षेत्र जो था, तो अब इसमें ना इस वाले पहले पैराग्राफ में 2012-13 और 2022-23 के आंकड़ों को कंपेयर किया जा रहा है कि कितना हो गया है। तो जैसे औद्योगिक क्षेत्र है तो इसमें 9,714 2012-13 में था और 22-23 में 37,743 रुपए हो गया है। ठीक है, परिवहन संचार 20,000 अप्रोक्सीमेट रुपए था, जो कि 46,729। इसी तरह से पशुपालन 12,525 करोड़ से 28,621। मत्स्य पालन 3,768 करोड़ से 7,970 और भंडारण जो है वो 78 करोड़ से 78 से अभी क्या हो गया है, ये 301 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, 301 करोड़ रुपए हो गया, पहले 78 करोड़ रुपए था 2012-13 में। तो यही इस टेबल में है। तो ये आप देखेंगे पहले वाले पॉइंट में दे रखा है औद्योगिक क्षेत्र, फिर परिवहन संचार,
उसके बाद पशुपालन, ठीक है, फिर मत्स्य पालन, फिर भंडारण, ठीक है। तो ये हमने टेबल के माध्यम से कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है मातृ मृत्यु दर। नेक्स्ट है एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2015-17 एवं वर्ष 2018-20 के मध्य मातृ मृत्यु दर में 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक की रही, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि एसआरएस के आंकड़े, ठीक है, सबसे पहले तो किसने ये आंकड़े प्रस्तुत किए? एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 2015-17 एवं 2015-17 एवं 2018-20, ठीक है, 15 से 18 के बीच में 3 सालों के जो आंकड़े हैं उसमें क्या किया गया 47 अंकों की गिरावट, ठीक है, किसमें? एमएमआर में, एमएमआर, ठीक है, मैटरनिटी मोर्टल रेशियो। अच्छा, ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये किस पे? मातृ मृत्यु दर कितने लाख महिलाएं पर काउंट की जाती है? 1 लाख पर, ठीक है। पर जो शिशु मृत्यु दर होती है वो 1000 शिशुओं पर क्या बोलते हैं उसकी गणना की जाती है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो मातृ मृत्यु दर मतलब 1 लाख महिलाओं में कितनी माताएं जो हैं वो प्रसव के समय, बच्चों को जन्म देने के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, इस चीज का आंकड़ा होता है मातृ मृत्यु दर। और जो स्टेट था उसमें क्या है, 25 अंक की गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब है जो बिहार का परफॉर्मेंस है वो स्टेट के जो पूरे देश का परफॉर्मेंस है उससे बेटर रहा, ठीक है। फिर है बिहार में संस्थागत प्रसव में वृद्धि वर्ष 2005-6 में 2019-20 की अवधि में 56.3% अंकों की दर्ज की गई, ठीक है। संस्थागत प्रसव का क्या मतलब कि जो डिलीवरी हो रही है महिला की, वो क्या हो रही है, किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक वगैरह में हो रही है, ठीक है, ना कि घर में हो रही है। तो रजिस्टर्ड है, वो लिखा पढ़ी में होती है, तो संस्थागत प्रसव उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें 56.3% अंकों की दर्ज की गई है, ठीक है, वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब है संस्थागत प्रसव की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो 56.3% ये चीज याद रखिएगा। और क्या? वृद्धि, ठीक है, इसमें संस्थागत प्रसव में। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 49.9% की वृद्धि की गई। फिर है बिहार में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के मध्य। अब आता है शैक्षणिक डाटा। तो पहले हमने क्या देख लिया? पहले हमने देख लिया ये हेल्थ रिलेटेड डाटा। हेल्थ रिलेटेड में क्या? मातृ मृत्यु दर। उसके बाद आता है शिक्षा रिलेटेड डाटा, ठीक है, शैक्षणिक डेटा। इसमें है कि 2015-16 से वर्ष 2022-23 के मध्य। अब ये देखिए, ये जो डिफरेंस लिया है ना, ये किस अकॉर्डिंग लिया है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप ऊपर देखेंगे तो इन्होंने ये आंकड़ा लिया है मातृ मृत्यु दर में 2015-17 और 2018-20 का। पर जब शिक्षा की बात आ रही है तो शिक्षा में फिर इन्होंने अलग ईयर का डाटा लिया है, मतलब ईयर कांस्टेंट नहीं है। तो शिक्षा का जो डेटा है वो 2015-16 से 2022-23 के मध्य का डेटा लिया गया है। इसमें क्या है, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, उनमें गिरावट दर्ज की है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा लोग अगले स्टेप की ओर जाते हैं, मतलब ज्यादा लोग प्राथमिक से माध्य की ओर जा रहे हैं और माध्य से उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो रहे हैं ओवरऑल, ये कहने का मतलब है। तो इसमें ड्रॉप आउट में गिरावट हुई है, ठीक है। कितनी गिरावट हुई है? 29.4%, 40% और 25%। तो इतना भी डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है कि हर परसेंटेज याद हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बस आप ये है कि उसमें क्या है, गिरावट दर्ज हुई है, इतना याद रखिएगा। अब बिहार सरकार की 7 निश्चय, ठीक है, 7 निश्चय बिहार सरकार के क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे, आर्थिक समीक्षा जब हम पढ़ेंगे। तो 7 निश्चय में हर घर नल का जल, ठीक है, ये योजना बिहार सरकार द्वारा लाई गई थी
और इसका क्रियान्वयन सफल रूप से हो चुका है। ठीक है, 2015 में अब जो 2% घरों में जल उपलब्ध था नलों से, वो बढ़कर अब 100% हो गया है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप नल के जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से अब क्या है 100%, मतलब हर घर में नल से जल पहुंच गया है। फिर है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में, और इसी कारण से क्योंकि 100% घरों में जल पहुंच गया, तो जो भारत सरकार ने फिर जल सर्वेक्षण की रैंकिंग दी, उसमें बिहार की स्थिति इंप्रूव हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई फुलफिल कर दी जब क्राइटेरिया, तो ऑब्वियसली फिर रैंकिंग क्या है, इंप्रूव कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें और जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के 4 जिले आ गए। ठीक है, कौन कौन से? समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण की रैंकिंग में बिहार के 5 जिले, बिहार के जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा जिला नहीं है, तो चारों जिलों के नाम याद रखिएगा, समस्तीपुर, शेख, सुपौल और बांका। ठीक है, नेक्स्ट आती है नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? ये थी जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन सर्वेक्षण। ठीक है, ये रैंकिंग थी, इसमें 4 जिलों के नाम याद रखिएगा। अब आती है नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, उसमें क्या स्थिति है? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में ये वाली नीतिगत सुधार के फलस्वरूप 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI, ठीक है, ये क्या था कि 21.89% पहले था, और अब ये घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। ठीक है, तो 2015-16 में 51.89% था मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, और 2019-21 में ये 33.79% हो गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर है गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89% अंकों की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो देश में 9.8% की गिरावट दर्ज की है, जबकि जो बिहार है, बिहार ने कितने की है? 18.13% की गिरावट दर्ज की है। ठीक है, बिहार में। तो ये चीज याद रखिएगा आप नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। और राज्य में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, इसी वजह से ये रैंकिंग जो है, मतलब जो परसेंटेज है, वो कम हो गया है। फिर है बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो बिहार में उद्यमिता को इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया। और इस कनेक्ट जो हुआ था ये आयोजन, इसमें 50,530 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है। मतलब ये उद्यमियों ने इंश्योर किया है कि हम फ्यूचर में बिहार में 50,530 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ठीक है, फिर है राज्य में पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के प्रयोजनार्थ बिहार पर्यटन नीति लागू की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहन, ठीक है, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए क्या किया गया है, बिहार पर्यटन नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर, अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 10 करोड़ का निवेश होगा
निवेश अगर 10 करोड़ का होगा, तो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी? 30% की सब्सिडी देगी, ठीक है? लेकिन ये 30% की जो सब्सिडी है वो 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम सब्सिडी 3 करोड़ तक जब चली जाएगी, तो मतलब इतनी ही इसकी लिमिट है। अब 10 करोड़ रुपए के निवेश पर 30% की सब्सिडी, लेकिन मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक की ही सब्सिडी में छूट, ठीक है? उसके बाद अगर 10 से 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक, ठीक है? तो 50 करोड़ और अगर उससे अधिक का निवेश आता है, तब क्या करेगी गवर्नमेंट? तब 25% सब्सिडी देगी, ठीक है? तो इसमें लिखा है कि और ये जो 25% सब्सिडी होगी, इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 10 करोड़ रुपए है, ठीक है? तथा 25 करोड़ रुपए, अगर 50 करोड़ से ज्यादा हो गई तो फिर 25 करोड़ रुपए, ठीक है? उसके बाद है इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन। अब देखिए, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी, क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई कार की कंपनी है और वो किसी स्टेट में अपना नया प्लांट लगाने के लिए जाती है, तो उसे क्या करते हैं कि राज्य सरकार जो होती है वो उसे सपोर्ट करती है हर चीज़ में, कि हम तुम्हें इसमें क्या बोलते हैं, टैक्स में छूट देंगे, या अदर जो भी सपोर्टिव होते हैं गवर्नमेंट के, उनको मतलब हेल्प करेंगे प्लांट सेटअप कराने के लिए, अप्रूवल के लिए। कई तरह के अप्रूवल लिए जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन का अप्रूवल लिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का लिया जाएगा, तो अलग-अलग क्षेत्रों में अप्रूवल। और जो टैक्स होगा, मतलब नया प्लांट लगाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से लैंड टैक्स या कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, तो उनमें भी हम जो पहले के वर्ष हैं उनमें हम छूट देंगे, ठीक है? तो उसी के अंतर्गत ये जो सब्सिडी की छूट है, ये भी इसी के अंतर्गत दी जाएगी। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी फिर आकर्षित होती हैं उस राज्य के प्रति, कि यहाँ की सरकार तो बहुत ज़्यादा टैक्स में बेनिफिट दे रही है, तो हम क्यों ना अपना जो नया प्लांट लगाएँ वो इस वाले स्टेट में जाकर लगाएँ। तो इससे क्या होती है कि नई कंपनियों के आने से फिर स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है? निवेश बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों का लिविंग स्टाइल बढ़ेगा, राज्य की जीडीपी बढ़ेगी, शिक्षा में सुधार आएगा, हेल्थ में सुधार आएगा। तो एक जो पैसा होता है वो हर तरफ से बेनिफिट करता है किसी भी स्टेट को, या किसी भी, अगर बड़े लेवल पे देखें तो किसी भी कंट्री को। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करो, ठीक है? चाहे देश की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, पैसे को अपनी ओर लाओ, तो फिर वो क्या है कि पैसा जो है वो कई चीज़ों की हालत में सुधार करेगा, ठीक है? तो इसी तरह से जैसे निवेश के लिए क्या किया है कि सब्सिडी क्या का प्रावधान किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। इसके अतिरिक्त और क्या किया है? इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क, ठीक है? 5 वर्षों तक में 100% की छूट का प्रावधान किया गया है, मतलब 100% टैक्स फ्री रहेंगी 5 सालों तक, ठीक है? ये सारे शुल्क 5 साल में जब प्लांट सेटअप हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी कंपनी की, उसको प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है? और उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका पैसा रिटर्न हो जाएगा एक तरह से कंपनी को, फिर गवर्नमेंट उससे टैक्स लेना शुरू करेगी, ठीक है? फिर वो क्या रहेगा? फिर वो राज्य के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल प्लांट बन जाएगा। जो प्लांट का मतलब यहाँ पर फैक्ट्री से है, ठीक है? प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब होता है फैक्ट्री। तो जैसे कार की फैक्ट्री होती है, तो उसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बोलते हैं या यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट फिर वो रेवेन्यू जनरेट करने लगेगी गवर्नमेंट के लिए कुछ सालों के बाद टैक्स के रूप में, ठीक है? 5 सालों के बाद, या जितनी भी गवर्नमेंट जो भी लिमिट बनाती है टैक्स में छूट देने की। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार द्वारा SGST, स्टेट जीएसटी प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय किया गया है, ठीक है? तो जीएसटी में भी जो राज्य जीएसटी होती है उसमें 80% तक की छूट दी जाएगी अगर कोई नई कंपनी निवेश करती है तो ये हो गया। फिर है नेक्स्ट, जहां राज्य में वर्ष 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से 13% विद्युत उत्पादन होता था,
वहीं वर्ष 2024-25 में तक इसे 35% करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 2015-16 में 13% था। ठीक है, तो 2024-25 का जो बजट आया है उसमें से 35% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर है राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने हेतु वर्ष 2024-25 के कुल बजट की लगभग 63.46% राशि विकास मूलक मदों तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु वर्ष 2024-25 में कुल बजट की राशि अनुमानित की गई है। कुल बजट की 61.56% राशि अनुमानित की गई है। ठीक है, तो इसमें से दो आंकड़े जो याद करने वाले हैं वो कौन से हैं कि एक तो 2024-25 के कुल बजट की 63.46% राशि, ठीक है, और 2024-25 में ये सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु 61.56% की राशि अनुमानित है। फिर नेक्स्ट आता है राज्य सरकार वर्ष 2024-25 में शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय करेगी। ठीक है, अभी तक का जितना भी बजट आए हैं पिछले, उनमें से सबसे ज्यादा शिक्षा पर इसी बजट में खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी ये? 52,639.03 करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट। फिर अलग अलग विभागों का आंकड़ा है कि किस विभाग में कितना करेगी। तो स्वास्थ्य विभाग में 1,49,032, ग्रामीण विकास में 1,42,096, ऊर्जा विभाग में 11,422 करोड़ रुपए, समाज कल्याण विभाग में 8,238 करोड़ और ग्रामीण विकास को में कितना है? 14,296 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि शिक्षा में कितना है? 52,639 करोड़ रुपए। चलिए, अब ये चार्ट दे रखा है, इसमें दिखाया गया है कि रुपया कहाँ से आ रहा है बिहार राज्य में और रुपया कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है? तो सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो केंद्रीय करों में राज्य के अंशदान। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का अंशदान तो यहां से आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है राज्य सरकार का कर राजस्व। ठीक है, तो 2 नंबर पे यहाँ पे हो गया। लिख लीजिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे कहां से आ रहा है? केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिल रहा है राज्य को, तो तीसरे नंबर पे केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। चौथे नंबर पे लोक ऋण, ठीक है, जो पब्लिक लोन ले रखती है गवर्नमेंट। उसके बाद राज्य का कर भिन्न राजस्व, मतलब कर से अलग जो राजस्व आता है राज्य का वो वाला। फिर आता है ऋणों की वसूली। ठीक है, ये लास्ट में आ गया। तो ये तो हो गया कि रुपया आ कहां से रहा है। देखिए, जो बजट होता है वो बजट क्या होता है? बजट खर्चा होता है किसी राज्य का। तो उसमें अगर हमें किसी चीज में खर्च करना है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास पैसे कितने हैं, तभी तो हम खर्च करेंगे। तो वो कैलकुलेशन है कितना आएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे का प्लान बनाएंगे कि हम कितना खर्च करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही आंकड़े लिए जाते हैं, आने के भी और खर्च करने के भी। अब जाएगा कहाँ पे? भाई ये तो आ गया। ठीक है, पहले वाले जो चित्र है उसमें तो आ गया रुपया। अब इसे हम खर्च कहाँ करेंगे? नेक्स्ट जो ईयर है उसमें किस किस तरह से खर्च किया जाएगा? तो पहले जो है सबसे ज्यादा खर्च वो जाता है सामाजिक सेवाओं में। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में मतलब हर तरह की सामाजिक सेवा, जैसे शिक्षा हो गई तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देती है, या और भी कोई हो गया जो वृद्धावस्था, वृद्धा पेंशन है, इस तरह की जो शिक्षा होती हैं सुविधाएं। तो पहला तो सामाजिक सेवाओं में जाएगा, दूसरा सामान्य सेवाओं में, ठीक है, तीसरा है आर्थिक सेवाओं में, चौथा है लोक ऋण की वापसी। अब जो इधर लोक ऋण 18.53% का लिया था उसे वापस भी तो करना पड़ेगा, या तो उसका मूलधन वापस करेंगे या उसका ब्याज वापस करेंगे, तो उसे वापस कर दो।
और उसके बाद लास्ट में जो है वो सहायता अनुदान और अंशदान में, ठीक है। तो ये 5वें नंबर पे, 1 मिनट, ये 2 होगा, ये 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखिएगा कि कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है रुपया। नेक्स्ट है सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5040 करोड़ रुपए का किया गया है, ठीक है। तो सुशासन के कार्यक्रम मतलब 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में 5040 करोड़ रुपए का प्रावधान, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है वित्तीय वर्ष 2020-24-25 में कुल राजस्व व्यय 2,25,676 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से कितना अधिक है? 17,828 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। तो बस आप 2 चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि कितना अधिक है ये है 17,828 करोड़ रुपए अधिक। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय। राजस्व मतलब रेवेन्यू एंड पूंजीगत मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। इसमें जो याद रखने वाली है ये चीज है कि जो 2024-25 में हुआ है वो 80.97% तो राजस्व हुआ है, ठीक है, और 19.03% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। 2 चीजें याद रखिएगा। फिर आता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 1,76,000 लगभग 866.42 करोड़ रुपए एवं 1,01,859 करोड़ रुपए है, जो अनुमानित व्यय 2,78,725 करोड़ रुपए का क्रमशः 63.46% और 36.54% है, ठीक है। तो इसका भी आप प्रतिशत परसेंट याद रखिएगा, विकासात्मक और गैर विकासात्मक का कितना कितना 63.46% और 36.54%, ठीक है। फिर आता है वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में योजना व्यय 35.88% तथा स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय जो था जो है वो 64.12% है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, इतने आंकड़े भी याद नहीं रख सकते तो जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा और जितना ध्यान आ जाए उतना अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट थे वो हाईलाइट करवा दिए हैं। 2024-25 में जो अंडरलाइन है ये देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है, जो कि 2023-24 के अनुमान से कितना अधिक है? 4,599 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 7,325 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि 2023-24 के अनुमान से 814.12 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। फिर है 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1,13,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष के अनुमान 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में 10,274 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। फिर है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए का राजस्व बजट रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9,76,514 करोड़ रुपए का 0.11% है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा,
दोनों डेटा। फिर एक कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला है। इसे याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो राजकोषीय घाटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कुल व्यय में से अगर राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और ऋणों की वापसी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होता है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा मिल जाता है। अब बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसका कितने करोड़ रुपए का है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रतिशत इंपॉर्टेंट होता है। तो राजकोषीय घाटा कितना है, 2.98%। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखिएगा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। ठीक है, फिर है वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक ऋण का शेष। लोक ऋण मतलब पब्लिक लोन जो ले रखा है गवर्नमेंट ने, वो इतने करोड़ रुपए का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, स्टेट जीडीपी का 30.51% है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है कि लोक ऋण का शेष जो है वो कितना है, 30.51%। फिर है वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष 3,48,370 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है 2024-25 के अंत में, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्टेट जीडीपी का 35.67% है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य। ये इंपॉर्टेंट है, 4 प्रमुख कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है राजकोषीय घाटा जो है उसे 3% की अधिसीमा में रखना, क्योंकि जो आइडियल बजट होता है उसमें क्या होता है कि राजकोषीय घाटा होना चाहिए वो 3% से कम होना चाहिए। अगर 3% से ज्यादा राजकोषीय घाटा है इसका मतलब है कि इकोनॉमी नेगेटिव की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसे लोएस्ट से लोएस्ट रखना चाहिए, और कितना लोएस्ट, 3%। फिर है राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना, कि राजस्व घाटा खत्म ही कर दो और जो वो घाटा है उसे कन्वर्ट कर दो प्रॉफिट में। ठीक है, तो राजस्व घाटा को हटाओ और राजस्व बचत को लाओ, ये हो गया इसका उद्देश्य, दूसरा जो उद्देश्य है। फिर तीसरा है सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना। सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मध्य में, ठीक है, मतलब ऐसा सार्वजनिक व्यय करो कि वो राज्य की डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। ऐसा नहीं हो कि पैसा चला गया, मतलब डूब गया एक तरह से, कि व्यय भी हुआ पर उसको कुछ गेन नहीं हुआ, फ्यूचर के लिए उससे कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो डेवलपमेंट करो कि अगर खर्च भी हो तो फिर प्रॉफिट हो और उससे आगे फिर डेवलपमेंट को बूस्ट मिले। ठीक है, फिर है चौथे नंबर पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करना। ठीक, तो जो ऋण है उसकी मात्रा को कम करते जाना। तो ये 4 जो है वो उद्देश्य है गवर्नमेंट के, ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है राजकोषीय घाटा। तो वर्ष 2023 में राज्य का राजकोषीय घाटा कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.97% रहा। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि 2022-23 में 5.97%, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा अधिसीमा 3.50% से अधिक है। तो केंद्र ने कितना राज्यों को टारगेट दे रखा है कि जो राजकोषीय घाटा है वो 3.50% से कम रखना है, पर बिहार का कितना आया 2022-23 में, ये आया है 5.97% का। ठीक है, तो केंद्र का टारगेट जो है वो 3.50% है। फिर है बिहार का ब्याज भुगतान वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति का 8.79% था। यह अनुपात वर्ष 2023-24 के लिए 8.64% तथा बजट के 2024-25 के लिए 9.05%
5% अनुमानित है, ठीक है। तो ब्याज भुगतान, अब क्या बात आ रही है? ब्याज भुगतान की बात आ रही है। बिहार का ब्याज भुगतान, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति का 8.79% 2022-23 में, ठीक है, और 2023-24 में 8.64%, और 2024-25 के लिए कितना अनुमानित है? ये 9.05%, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ब्याज भुगतान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिर आता है राजस्व संग्रह की संरचना, कि राजस्व संग्रह जो हो रहा है वो कैसे कैसे हुआ है, मतलब कैसे कैसे होगा। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 81.31% अनुमानित है, ठीक है, राजस्व प्राप्ति। कुल राजस्व प्राप्तियों के में कर के मद में प्राप्तियों का हिस्सा 1,67,000 करोड़ रुपए है, तो कुल राजस्व प्राप्तियों का 73.77% है, ठीक है। तो ये जो राजस्व प्राप्ति हो रही है, इनमें से क्या है? कर का जो है, टैक्स का है, जो क्या बोलते हैं, शेयर हिस्सा, वो 73.77%, ये याद रखिएगा। फिर समग्र रूप से देखा जाए तो कुल प्राप्ति में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां 22.09% अनुमानित है, तथा केंद्रीय करों में हिस्सा एवं केंद्रीय अनुदान के रूप में 59.22% अनुमानित है। शेष 18.69% प्राप्तियां पूंजीगत मद में आकलित है, ठीक है, ये हो गया। फिर राज्य सरकार ने समाज के हर तबके, खासकर गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 38.89% आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए करणांकित किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए 38.89% हिस्सा जो है वो आवंटित किया है, ठीक है, करणांकित किया है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए इकोनॉमी मतलब सॉलिडिफिकेशन बोल दीजिए, इकोनॉमी को सॉलिड करने के लिए आर्थिक सेवाओं पर 63,217.19 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कुल बजट का 22.68% है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना है? 22.68% का। इस प्रकार वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 61.57% हिस्सा राज्य की सामाजिक आर्थिक उन्नति को समर्पित है। इसका मतलब ये वाला जो 38% था और ये वाला जो 22.68% था, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो इतना हिस्सा क्या है? सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित हो गया। अब बिहार बजट में राज्य सरकार द्वारा कई प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। पहली तो है कि नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, विभिन्न वर्गों का कल्याण, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र, हेल्थ जो एरिया जो है उनके उनसे रिलेटेड, शिक्षा क्षेत्र, ठीक है, एजुकेशनल ग्रोथ, कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उद्योग एवं उद्यमी विकास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, ठीक है। तो ये हो गए जो 8 प्राथमिकताएं हैं बिहार बजट में, उन पर बिहार बजट फोकस्ड है। तो बिहार बजट हो गया। अब लास्ट हमारा क्या बच रहा है? लास्ट बच रहा है बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24। अब देखिए आर्थिक समीक्षा होती क्या है। जो बजट होता है वो तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रस्तुत करती है, ठीक है। जैसे कि आने वाला जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष क्या होता है? मार्च टू मार्च कैलकुलेट होता है, ठीक है। किसी भी अप्रैल टू मार्च कैलकुलेट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। तो जैसे कि 2024 है, इसमें गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत कर रही है, तो गवर्नमेंट मार्च में बजट प्रस्तुत करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि पिछले वर्ष
मतलब जो पिछला वाला बजट प्रस्तुत करा था उसमें गवर्नमेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसे गवर्नमेंट प्रस्तुत करेगी आर्थिक समीक्षा के रूप में। ठीक है, पिछले बजट का परफॉर्मेंस मतलब पिछले साल का परफॉर्मेंस, और जो आने वाली साल की जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, उसे करेगी बजट के फॉर्म में प्रस्तुत। ठीक है, तो जो बजट रहेगा वो तो जैसे 2024-25 के लिए बजट है, तो आर्थिक समीक्षा किसके लिए आएगी, उसके पिछले वाले साल के लिए। तो कौन सा वो साल रहेगा, वो रहेगा 23-24 का साल। ठीक है, तो अभी हमने बजट किसके लिए पढ़ा, बिहार का 2024-25 के लिए, और जो आर्थिक समीक्षा आई है उसी साल में, वो किसके लिए आई होगी, वो पिछले वाले सेशन के लिए आई होगी, 2023-24 के लिए। तो चलिए अब हम आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं बिहार की 2023-24 की। इसमें दिया है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार सरकार का राज्य घरेलू उत्पाद 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.4% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि 2023-22-23 में वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, ये वर्तमान मूल्य की बात हो रही है, GSDP, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 15.5% बढ़कर, कितनी बढ़ा है, 15.5%, और कितना, 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है कि 15.5% की बढ़ोतरी और 7.5 लाख करोड़ रुपए, जबकि वास्तविक, अब ये किसकी थी, वर्तमान मूल्य, वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद वो 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा कि वर्तमान मूल्य पर और उसके बाद वास्तविक। ठीक है, तो दोनों का डेटा याद रखिएगा। फिर है राज्य में वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर 4.7% रहने का अनुमान है। क्या अनुमान है, 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, ये जीडीपी का 4.7%। फिर है राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष 13.9% बढ़कर 59,637 रुपए होने का अनुमान है, और मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद 2022-23 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% वृद्धि के साथ 35,119 रुपए अनुमानित है। ठीक है, तो ये भी है इंपॉर्टेंट कि जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी अनुमानित है, वो अनुमानित है 35,119 रुपए। ठीक है, तो ये याद करिएगा आप। फिर है वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में प्रत्येक क्षेत्र का हिस्सा 60% रहना अनुमानित है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक का हिस्सा 20-20%। ठीक है, तो याद करने वाली क्या चीज है कि तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सा है वो तो 60%, और प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी और टर्शरी, तो वो कितना 20-20%। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र क्या होता है इकोनॉमी का, जैसे सर्विस रिलेटेड सेक्टर है, जैसे कि बैंकिंग हो गई, या जैसे पिज्जा डिलीवरी हो गई, ये भी एक तृतीयक में, ये ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ये सब क्या है, तृतीयक क्षेत्र हो गए। प्राथमिक में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक द्वितीयक में कि जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई फैक्ट्री है, तो ये सब किस में आएंगे, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा है। तो ये तो फैक्ट है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, पर
जो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है उसका, वो कम होता है, क्योंकि प्रॉफिट इतना नहीं होता जितना कि सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में प्रॉफिट होता है। क्योंकि तृतीयक क्षेत्रों में क्या है, सर्विस सेक्टर है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए बैंकिंग का एग्जांपल ले लीजिए, तो बैंकिंग में कुछ लगाना तो पड़ता नहीं है, ठीक है। क्या खर्चा होता है बैंकिंग का? सिर्फ लोगों को सैलरी देना और जो उनके बैंक का बिजली का बिल आता होगा वो देना, कंप्यूटर का बिल देना, बस इतना ही उनका खर्चा होता है। पर उसको प्रॉफिट क्या होता है कि लोगों से सेविंग करवाना और फिर उस लोन को दूसरे लोगों को ज़्यादा परसेंटेज पर उधार देना, ठीक है। तो ये उसको फिर प्रॉफिट होता है, जबकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत लो है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं, जो सर्विस कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं रहती। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। और उसी के अगर कंपैरिजन में आप प्राइमरी सेक्टर देखें, जैसे एग्रीकल्चर है, तो किसान मेहनत भी करेगा, लगाएगा भी, बीज डालेगा, ट्रैक्टर से उसको लेकर जाएगा बेचने के लिए, तो जो प्रॉफिट रहता है वो इतना नहीं रहता, और प्रॉफिट जो है वो उसकी आजीविका चलाने के लिए ही पर्याप्त रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कम होता है, प्राथमिक का कम होता है, जबकि थर्ड सेक्टर या सेकंड सेक्टर जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर है बिहार में 2021-22 में सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 20% रहा, जबकि कुल कार्यशक्ति का 47.8% हिस्सा इस क्षेत्र में लगा था, और संपूर्ण भारत में 45.8% रहा। वर्ष 2021-22 में राज्य में तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा 58% और रोजगार में 26% रहा, ठीक है। तो ये देखिए आप कि टर्शरी जो सेक्टर है उसका सकल मूल्यवर्धन में तो 58% है और रोजगार में 26% है, लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका 20% सकल मूल्यवर्धन में है, जबकि 47.8% जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है लोगों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वर्ष 2021-22 में द्वितीय क्षेत्र का जीवीए में हिस्सा बिहार में 20.7% और संपूर्ण भारत में 29.2% रहा, और इसी अवधि के दौरान रोजगार में इस क्षेत्र का हिस्सा बिहार में 25.9% और संपूर्ण भारत में 24.6% रहा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार डेटा। फिर आता है जो इंपॉर्टेंट है कि 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में से राजस्व व्यय कितना हुआ है, 79.3% और पूंजीगत व्यय जो हुआ है वो 20.7% हुआ, ठीक है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो 79.3% और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 20.7% रहा, ठीक है। फिर है वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय गत वर्ष से 41.4% बढ़कर 43,928 करोड़ रुपए तथा राजस्व लेखे में व्यय गत वर्ष से 15.5% बढ़कर 1,83,976 करोड़ रुपए पहुंच गया। फिर है नेक्स्ट, राज्य सरकार के राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ, जो वर्ष 2022-23 में 48% रहा। इस मद में व्यय गत वर्ष से 16.1% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 88,348 करोड़ रुपए हुआ। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आर्थिक सेवाओं का व्यय दे रखा है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि राजस्व लेखों में प्राप्ति के दो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, कर और सहायता अनुदान होते हैं, ठीक है। तो एक तो टैक्स होगा और एक सहायता अनुदान, ठीक है, जिनका वर्ष 2022-23 में हिस्सा 80.8% और 16.8% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति 48,153 करोड़ रुपए थी और इसमें से 44,018 करोड़ रुपए का राजस्व था, ठीक है। और बाकी का जो
अमाउंट था वो करेत्तर राजस्व था। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन का कुल व्यय 9.9%, ठीक है, 9.9% बढ़कर 2022-23 में 47,924 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो ये एक बार अप्रोक्सीमेट याद रखिएगा कि वेतन और पेंशन पर कितना रहता है, 9.9% का व्यय रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, गंगा के मैदान में उर्वर मिट्टी से युक्त समुद्र तट रहित राज्य बिहार फसलों की खेती हेतु सुसज्जित है। तो 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र, कितना शुद्ध बुआई क्षेत्र इसका कैलकुलेट किया गया, ये किया गया 50.70 लाख हेक्टेयर का रहा। ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 54.2% है। ठीक है, तो टोटल जितना एरिया है उसका 54.9% भाग पर खेती की जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और फसल संघनता 1.45% है। फिर है आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रमबल सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% थी। ठीक है, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण था उसमें क्या था कि श्रम बल की भागीदारी कितनी थी, 50.9%, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 48.7% था। ठीक है, फिर आता है आपूर्ति के घंटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली। अब बिजली की बात आ गई, ये किसकी, लेबर फोर्स की बात आ गई थी, लेबर की, और ये आ गई बिजली की बात। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की। आपूर्ति के घंटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 145.5% बढ़कर वर्ष 2011-12 में 134 किलोवाट प्रति घंटा से वर्ष 2021-22 में 329 किलोवाट प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 2021-22 में कितनी हो गई है, 329 किलोवाट प्रति घंटा बिजली खपत हो गई है। फिर है बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो गई है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है 2016-20 में 69.5 ईयर्स। ठीक है, 69.5 ईयर्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कब से, ये 2010-14 में थी 68.1 वर्ष, और 2016 से 20 में हो गई है 69.5 ईयर्स। ठीक है, तो एक साल के अप्रोक्सीमेट 0.6 ईयर्स के करीब बढ़ गई है ये एवरेज बेसिस पर। अब ये कुछ डेटा है कि बिहार में कौन से जिले रईस हैं, कौन से गरीब जिले हैं, तो कौन से समृद्ध जिले हैं और कौन से गरीब जिले हैं। तो ये टेबल आप देख लीजिए एक बार कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये जो टेबल है, ये नीचे ये जो डेटा दिया है, ये वाला फर्स्ट वाला जो आप पैराग्राफ देख रहे होंगे, इस पर बेस्ड है। ठीक है, इस पर बेस्ड है, यही वाले आंकड़े टेबल के फॉर्म में प्रस्तुत कर दिए, तो हम टेबल ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये है कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति, ठीक है, पर कैपिटा स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है ये, इसमें बस एक एक नाम याद रखिए, काफ़ी है कि सबसे समृद्ध जो जिला है पर कैपिटा इनकम में वो है पटना, और जो सबसे गरीब जिला है वो शिवहर। ठीक है, उसके बाद प्रति वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत। अब पेट्रोल की खपत कौन सा जिला सबसे ज़्यादा कर रहा है और कौन सा सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा खपत जो कर रहा है प्रति व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत पटना में सबसे ज़्यादा है और बांका में सबसे कम है। ठीक है, फिर है वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत। अब पहले पेट्रोल थी, अब डीजल आ गया। ठीक है, तो डीजल की भी पटना में सबसे ज़्यादा और शिवहर में सबसे कम। ठीक है, पेट्रोल की बांका में सबसे कम और डीजल की शिवहर में सबसे कम। ठीक, फिर है प्रति
वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत। तो अब रसोई गैस की खपत कहाँ पर? पटना में सबसे ज़्यादा। तो पटना पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तीनों में सबसे ज़्यादा खपत हो रही है, ठीक है? और सबसे कम किस में हो रही है? पेट्रोल की बांका में, फिर डीजल की शिवहर में और रसोई गैस की अररिया में, ठीक है? सबसे कम खपत हो रही है। चलिए, तो पहला वाला पैराग्राफ आप देखेंगे तो इसी का ही डिटेल दे रखा है कि शिवहर में 1880 रुपये, पटना में इतने रुपए। इतना डेटा भी नहीं याद रख सकते, बस नाम याद रखिए कि कौन से जिले में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है बिहार। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के हाल के वर्षों में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा अनुमानित आंकड़ों का उपयोग किया गया है, ठीक है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो आंकड़े थे उनमें बिहार की क्या स्थिति है वो देखते हैं कि इन अनुमानों के अनुसार अभी मतलब कोई ऐसा जनगणना रिपोर्ट तो आई नहीं है भारत सरकार की ओर से। तो अनुमान लगाया गया है स्टेट वाइज कि कितनी पॉपुलेशन है। तो उन्हीं जो अनुमानित आंकड़े हैं उनके बेसिस पर जो रिपोर्ट मतलब गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट ने भी अपनी कैलकुलेट करी है, अनुमान लगाया है, उनका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो इन अनुमानों के अनुसार देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा जनगणना पहले 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें बिहार की पॉपुलेशन 8.6% थी पूरी देश की पॉपुलेशन के, ठीक है? लेकिन अभी 2023 का जो अनुमानित आंकड़ा है उसमें ये 9.4% रहने की संभावना है, ठीक है? अनुमान लगाया गया है। जनसंख्या घनत्व इसी तरह से, जनसंख्या घनत्व 2011 में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आकलन था, मतलब गणना की गई थी। और 2023 में कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 1106 बढ़कर कितनी हो गई है? 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है, ठीक है? फिर लिंगानुपात, तीसरी जो चीज आती है कि लिंगानुपात कितना था? पहले 953 था, 953 होने का अनुमान है, जबकि 2011 में कितना था? ये 918 था, ठीक है? तो 918 से बढ़कर अब कितना रहने का अनुमान है? 953। इसका मतलब लिंगानुपात बढ़ा है बिहार में, क्लियर? चलिए, अब ये आ गया स्त्रीमूल पर सकल राज्य और निवल राज्य घरेलू उत्पाद ये रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट टेबल आप देख लीजिएगा, पर आंकड़े इतने याद नहीं रहते तो ये टेबल आप स्किप ही कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, ईख जैसी प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। अब इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फसलों के हिसाब से कौन सा जिला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो चावल के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि चावल के लिए 2022-23 में जो मुख्य रूप से चावल का उत्पादन हुआ था वो कहाँ कहाँ पर? रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर का संयुक्त रूप से 25.2% हिस्सा था, ठीक है? मतलब पूरा राज्य जितना उत्पादन कर रहा होगा उसका 25.2% हिस्सा इन 3 जिलों ने ही मिलकर उत्पादन किया। और इसमें से भी सबसे ज्यादा उत्पादन किसने किया है? चावल की सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई, ठीक है? तो जो याद रखने की चीज है कि रोहतास में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन। फिर है गेहूं। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है? तो गेहूं आ गई रबी की। और गेहूं की जो सबसे ज्यादा उत्पादकता दर्ज की गई वो खगड़िया जिले में की गई, ठीक है? खगड़िया जिले में। और सबसे कम किस में दर्ज की गई? तो सर्वाधिक तो खगड़िया में और सबसे कम जो थी वो जमुई जिले में, ठीक है? ये दर्ज की गई। फिर मक्का की सबसे ज्यादा उत्पादकता, नेक्स्ट मक्का आ जाता है, तो अररिया जिले में सर्वाधिक उत्पादकता, ठीक है, दर्ज की गई। फिर नेक्स्ट आता है दलहन के दृष्टिकोण से, नेक्स्ट दलहन, दलहन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में, ठीक है? दलहन के लिए बेगूसराय, फिर नालंदा और फिर सिवान, ठीक है? ये याद रखिएगा, तीनों का ऑर्डर दे रखा है। दलहन में नालंदा, सबसे पहले बेगूसराय, फिर नालंदा और फिर सिवान, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट ईख, गन्ना।
तो ध्यातव्य है, ईख बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार राज्य में ईख का उत्पादन एक 214.76 लाख टन था। और ईख उत्पादन में जो सर्वश्रेष्ठ 3 जिले रहे हैं, वो कौन रहे हैं? जो याद करने वाली चीज़ है एग्ज़ाम में। तो ईख उत्पादन में रहे हैं पहला तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण और तीसरा गोपालगंज। ठीक है, तो 2 तो चंपारण हो गए, पश्चिमी और पूर्वी, और तीसरा गोपाल हो गया। ठीक है, तो गोपाल ईख खाते थे चंपा के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है केला। अब फलों का आ गया। ठीक है, तो फलों में केले का जो शीर्ष उत्पादक है वो मधुबनी हो गया। ठीक, अमरूद का नालंदा हो गया, लीची का मुजफ्फरपुर हो गया, और आम का जो हो गया, आम का हो गया दरभंगा। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। केले का मधुबनी, अमरूद का नालंदा, लीची का मुजफ्फरपुर, और आम का दरभंगा हो गया। ठीक है, चलिए अब भूमि उपयोग पैटर्न पे भी एक बार नजर डाल लें। बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न किस तरह से है? तो सबसे पहले तो शुद्ध बुआई क्षेत्र, ठीक है, 54.2% भूमि शुद्ध बुआई क्षेत्र के लिए। फिर कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि, ये जो इनफर्टाइल भूमि या किसी जैसे वन विभाग की भूमि होती है, तो उसको भी कृषि कार्यों के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो 2 नंबर पे ये आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ गई? तीसरे नंबर पे आ गई परती भूमि, 12.6%। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे परती भूमि, फिर आ गई वन चौथे नंबर पे, फिर अकृषि भूमि ये 5वें नंबर पे, और फिर लास्ट में कृषि आकृत क्षेत्र। ठीक है, ये 6वें नंबर पे। तो सबसे ज्यादा शुद्ध बुआई क्षेत्र होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि सरकारी व्यय में विभिन्न शीर्षों का प्रतिशत कितना होता है। तो जो सरकारी व्यय हो रहा है सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, उसमें पहले नंबर पे सामाजिक सेवाओं में 33.7%। ठीक है, दूसरे नंबर पे सामान्य सेवाओं में, तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवाओं में, चौथे नंबर पे पूंजीगत परिव्यय, 5वें नंबर पे लोक ऋण की अदायगी। ठीक है, इसमें जो व्यय हो रहा है ये 2018-19 का डेटा है। ठीक है, अब 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग कितना व्यय है ये? वो है सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाओं में ही। ठीक है, पहले भी था 2018-19 में भी सामाजिक सेवाओं में, और 2022-23 में भी जो है वो सामाजिक सेवाओं में ही सबसे ज्यादा व्यय है। ठीक है, सरकारी व्यय। फिर दूसरे नंबर पे सामान्य सेवाएं, ठीक, तीसरे पे आर्थिक सेवाएं, चौथे पे पूंजीगत परिव्यय, और 5वें पे लोक ऋण की अदायगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसी के साथ क्लास को मैं खत्म करती हूँ। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।